दोस्तों, लास्ट 21 मंथ्स में मैंने 93,000 से ऊपर सेव किया है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पर, बिना अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूसेज को कट किए हुए और बिना अपने लाइफस्टाइल को चेंज किए हुए। मैंने एक डिसीजन लिया, दैट इज टू गो सोलर। हमने 5 किलोवाट ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम इंस्टॉल करने का डिसाइड किया जुलाई 2023 पर, और उसका काम स्टार्ट हो गया जुलाई एंड पर। और सिस्टम 5 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल हो गया अगस्त 2023 पर। हमारा सिस्टम फंक्शन करना स्टार्ट हो गया अगस्त 2023 पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस सोलर पावर सिस्टम से 5 किलोवाट ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम से हमने इन 21 महीनों में कितना सेव किया, हमारा कितना पैसा लगा, कितनी सब्सिडी मिली और क्या लर्निंग्स रही जो कि एक नए सोलर बायर को समझनी चाहिए मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे कि नहीं है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इज इट वर्थ इट टू इंस्टॉल सोलर पावर सिस्टम इन 2025। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा 5 किलोवाट का ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम। ये 10 सोलर पैनल्स हैं। एक सोलर पैनल 535 वाट्स का है, तो 10 सोलर पैनल्स हो गए 5.35 किलोवाट के हो गए। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा सोलर पैनल है, हाफ कट मोनोपग सोलर सेल टेक्नोलॉजी है। मतलब ये जो आपको अगर सोलर पैनल्स लेने हैं तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आप सोलर पैनल्स लेंगे। हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी के ये सोलर पैनल्स हैं। तो ऐसे ये 10 सोलर पैनल्स हैं हमारे पास, और इन्वर्टर है, सोलर इन्वर्टर। तो ये जो पूरा कॉस्ट था दैट इज़ इन अगस्त 2023, ये पूरी हमें जो पूरा सिस्टम पड़ा ये लगभग पड़ा 3,30,000 के आसपास उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगस्त 2023 में। ये 10 सोलर पैनल्स हैं। और उस टाइम पे जो सब्सिडी थी, सेंटर सब्सिडी थी अराउंड 58,000 थोड़ी सी ऊपर थी, और जो स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी थी दैट वाज 30,000। तो हमें टोटल सब्सिडी जो मिली 88,000 के आसपास मिली। तो अगर मैं सब्सिडी का बेनिफिट लूँ और उसके बाद जो हमारी नेट कॉस्ट पड़ी वो पड़ी हमें 2,42,000 के आसपास। तो ये जो सिस्टम हमें अगस्त 2023 में 2,42,000 के आसपास पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो अब ये देखते हैं कि ये जो सिस्टम जो हमने अगस्त 2023 में लगवाया था और आज है 18 मई 2025, लगभग 21 महीने हो गए हैं। तो इन 21 महीनों में इस सोलर पावर सिस्टम ने 5 किलोवाट ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम है हमें कितनी सेविंग्स की, कितने यूनिट्स, एवरेज यूनिट पर डे के ये बना के दिया। और मैंने इससे क्या सीखा, क्या क्या लर्निंग्स हैं जो एक नए बायर को मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस से बता सकता हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा। और दूसरी चीज़, क्या आपको सोलर लगाना चाहिए, क्या क्या, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपके सामने आज के दिन की क्या प्रोडक्शन रही वो आप देख सकते हो ग्राफिकली फॉर्म में। हमारा जो सोलर इन्वर्टर है वो वाईफाई से कनेक्टेड है, तो मैं अपने लैपटॉप से चेक कर सकता हूँ कि वो किस तरीके से हमारा 5 किलोवाट का ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम काम कर रहा है। तो आप देख सकते हो टुडे इज 18th ऑफ मई 2025, और आज के दिन इसने कितने यूनिट्स बनाए? अप्रोक्सीमेटली 18 यूनिट इसने बनाए, 17.7। और मेरी इस आज के दिन की अर्निंग है अप्रोक्सीमेटली 142 रुपीज। ये आप देख सकते हैं, ये चार्ट है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, सन ओवरहेड आता है, तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। एंड ये आप गैप जो देख रहे हो, ये जो गैप है, ये दिस इज बिटवीन 1:10 से लेके 3:05। लगभग 2 घंटे का जो गैप है, इस टाइम पे ग्रिड सप्लाई नहीं थी। जब ग्रिड सप्लाई नहीं है तो हमारा सोलर पावर सिस्टम काम नहीं करेगा, हमारा इन्वर्टर कट ऑफ हो जाएगा, सोलर इन्वर्टर, सो दैट कोई बैक सप्लाई ना जा सके ग्रिड की तरफ, ताकि लाइनमैन जो काम कर रहे हो, ग्रिड ठीक कर रहे हो, उन्हें कोई शॉक ना लगे। सो दिस इज एक बहुत सेफ्टी कंसर्न रहता है। दैट्स वाई सोलर इन्वर्टर जैसी ग्रिड सप्लाई कट होती है तो ऑटोमेटिकली कट हो जाते हैं और सोलर पावर सिस्टम हमारा काम करना बंद कर देता है। ओके, खैर, एनीवेज, इस महीने की आप देखेंगे, मई के महीने की 1 तारीख से लेके 18th ऑफ मई तक हमारी जो प्रोडक्शन रही वो 367 किलोवाट आवर, यानी कि 367 यूनिट इसने बनाए। पिछले साल के मुकाबले इसने 8%, 8.25% ज्यादा बनाए हैं। और इस महीने की मेरी अर्निंग क्या है? 2.9 थाउजेंड, मतलब 2,935 या लगभग 3,000 रुपये मेरे सेव हो चुके हैं मई के महीने में, 18 दिन में। अब हम बात करते हैं इस साल की, 2025 की, जनवरी से लेके 18 मई तक की। तो हमने लगभग 21.9 के, यानी कि 22,000 के आसपास सेव कर लिए हैं अपने 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम से। फाइन। अब हम बात करते हैं टोटल, जब से हमने इंस्टॉल किया है 20-22 अगस्त 2023 से लेके 18 मई
2025 तक इसने कितना सेव करके दिया। तो ये आप देखिए, इसने टोटल सेविंग आप देख सकते हो, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं उसको। टोटल सेविंग है 93,544 रुपीज। तो हम 93,500 रुपीज पूरा मान लेते हैं इसने 21 मंथ्स में इतना मुझको सेव करके दिया है। अब आप देखिए 2023 में इसने मुझे सेव किया 16,500 रुपए के आसपास। और आप ये देखेंगे, ये 2024 में पूरे साल में इसने 53,000 यानी कि 52,748 रुपीज इसने हमारे सेव किए। 2025 में जनवरी से लेके मई तक इसने लगभग 22,000 रुपए हमारे सेव किए हैं। तो अगस्त 2023 से लेके मई 18 मई तक 2025 तक इसने टोटल हमारे 93,544 रुपीज सेव कर दिए हैं। और इसमें कितने यूनिट्स बनाए इसने? 11,693 यूनिट्स इसने बनाए हैं। तो अगर परफॉर्मेंस देखी जाए, इट्स वेरी गुड परफॉर्मेंस। चलिए इसके बेसिस में हम पता लगाते हैं कि मेरी मंथली सेविंग किस तरीके से हुई है। ये आप देखिए, हमने चार्ट के फॉर्म में कर दिया है। हमने 22 अगस्त से लेके 31 दिसंबर 2023 तक 16,500 रुपए सेव किए और 52,800 किए 2024 में पूरे साल जनवरी से लेके दिसंबर तक। और 2025 में 1 जनवरी से लेकर 18 मई तक लगभग 22,000 रुपए हमने सेव किए। इन सबको मैंने जोड़ दिया तो लगभग 93,500 रुपीज मैंने पूरे 21 महीने में सेव किए अपने 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम से। तो पर मंथ की अगर मैं सेविंग निकालूं तो मेरी टोटल सेविंग 93,500 है। उसको 21 मंथ से मैंने डिवाइड किया तो लगभग 4,500 रुपए, या प्रिसाइसली मैं बात करूं 4,453 रुपए हर महीने की मेरी सेविंग है। और एवरेज डेली यूनिट प्रोडक्शन है 19 यूनिट्स। लगभग 19 यूनिट्स पर डे मेरा 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम बनाता है। लेकिन ये ज्यादा भी बना सकता था। मैंने आपको बताया कि वेस्ट साइड में एक अपार्टमेंट की वजह से शाम के वक्त शेड आ जाती है, तो जिसकी वजह से हमारा सोलर पावर सिस्टम की प्रोडक्शन डाउन हो जाती है 540 के आसपास। खैर एनीवेज, नहीं तो हमारा सिस्टम और ज्यादा यूनिट्स बनाता और ज्यादा सेविंग्स होती। तो ये हमारी पर मंथ की सेविंग्स है 4,453 रुपीज। और पर डे की यूनिट प्रोडक्शन है 19 यूनिट्स पर डे। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बिफोर एंड आफ्टर की। तो सबसे पहले हम बिफोर की बात करते हैं। सोलर लगाने से पहले हमारा जो बिल था बिजली का, वो लगभग एवरेज बिल पर मंथ का 5,000 रुपये आता था। सोलर लगाने के बाद हमारा जो बिल है वो 600-700 रुपए, एवरेज जो है 600-700 रुपए के आसपास आने लगा। तो ऑब्वियसली जो सेविंग थी 4,400 पर मंथ हमारी सेविंग होनी स्टार्ट हो गई है। अब इसके बेसिस पे क्या हम पेबैक पीरियड निकाल सकते हैं? पेबैक पीरियड का क्या फॉर्मूला है? जो मुझे कॉस्ट पड़ी सिस्टम की आफ्टर सब्सिडी, सब्सिडी को डिडक्ट करने के बाद डिवाइडेड बाय माय एनुअल सेविंग्स। तो जो हमारी कॉस्ट थी आफ्टर सब्सिडी, बिना सब्सिडी के थे 3,30,000 के आसपास। सब्सिडी हमें मिली जिसका बेनिफिट मिला 88,352 रुपीज का। तो हमारी कॉस्ट पड़ी, नेट कॉस्ट आफ्टर सब्सिडी 2,41,648। हम एक अप्रोक्सीमेट लेंगे, तो मैंने आपको दिखाने के लिए सारी प्रिसाइज यूनिट्स ली हैं, वैल्यूज ली हैं। एनुअल सेविंग हमारी 53,000 है। अगस्त 23 से दिसंबर 23 तो पूरे एक साल नहीं हुआ, लेकिन 2024 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा एक साल हो गया, तो उसकी सेविंग्स हम ले रहे हैं 53,000। अब हम पे बैक निकालेंगे, कॉस्ट आफ्टर सब्सिडी डिवाइडेड बाय एनुअल सेविंग्स, दैट इज 2,41,648 डिवाइडेड बाय 53,000। तो 4.6 ईयर्स यानी कि लगभग 4.5 साल या 5 साल में मेरा ये पूरा पे बैक हो जाएगा जो हमने इन्वेस्टमेंट की है 2,41,648 की। तो इसका पे बैक पीरियड 4.5-5 साल के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं मैंने क्या क्या चीजें सीखी सोलर लगवाने के बाद। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या सीखा इन 21 महीनों में जब से ये सिस्टम इंस्टॉल हुआ है। तो सबसे पहली बात, जो पहली लर्निंग मेरी ये थी कि अगर आपने सोलर पावर सिस्टम लगवाना है, ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम लगवाना है, तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स लेने होंगे। कई लोग होते हैं बोलते हैं कि कोई बात नहीं, सस्ते सोलर पैनल्स ले लेते हैं तो उससे हमारी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। वो बात ठीक है, लेकिन जो सस्ते सोलर पैनल्स होते हैं, नॉन ब्रेडेड सोलर पैनल्स होते हैं, वो कुछ टाइम के बाद आपको इतनी आउटपुट बना के नहीं देंगे, जल्दी डिग्रेड हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको पैसा लगाना है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सोलर पैनल्स में आप पैसा लगाएं। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो सोलर पैनल्स हैं इसके सेल देखें, तो इसके जो सेल हैं ये आप देखोगे ये कटा हुआ है, मतलब ये हाफ कट है, एक सेल को 2 बराबर हिस्सों में काटा हुआ है। ये हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी है, मोनोपर्क है। इसका फ़ायदा क्या होता है, जब सेल को 2 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, काट देते हैं, तो उससे क्या होता है, हीटिंग लॉस कम हो जाता है।
और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जो सोलर सेल्स हैं इतनी जल्दी नहीं क्रैक होंगे और हीटिंग लॉस कम हो जाता है, जिसकी वजह से इन सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सोलर पैनल्स में पैसा लगाना चाहिए। ये मेरी पहली टीचिंग है, लर्निंग है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और दूसरा, जो इंस्टॉलेशन है ना आपकी, अच्छी होनी चाहिए। जो इंस्टॉलर है वो इट हैज़ टू बी एक्सपीरियंस्ड, अच्छा होना चाहिए और उसके अच्छे रिव्यूज़ होने चाहिए। ये आप देख सकते हैं, दो सोलर पैनल्स के बीच में हमने गैप भी दिया हुआ है। गैप देना बहुत ज़रूरी है, एक राइट इंस्टॉलेशन होनी बहुत ज़रूरी है। इस गैप से क्या होता है, एयर सर्कुलेशन बनी रहती है, हीट कन्वेक्शन होता है, जिससे ये ऑटोमेटिकली कूल होते रहते हैं नेचुरली। तो प्रॉपर गैप देना बहुत ज़रूरी है दो सोलर पैनल्स के बीच में, ये आप देख सकते हैं। फाइन। तो एक तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सोलर पैनल्स लगाने चाहिए आपको, ताकि अब लोग बोलते हैं महंगे होते हैं, यस महंगे होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपको ज़्यादा आउटपुट बना के देंगे और इतनी जल्दी डिग्रेड नहीं होते, कम डिग्रेड होते हैं। तो जो उसकी कॉस्ट है वो जस्टिफाइड है उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मेरे केस में क्या है, शेडिंग लॉस हो गया। ये आप देखो, ये दिस इज़ ईस्ट, ये ईस्ट है एंड ये हम घूमते जा रहे हैं और ये आ गया हमारा वेस्ट। ये आप देखोगे वेस्ट में क्या है, अपार्टमेंट्स हैं। तो लगभग 5:30-5:40 के आसपास वेस्ट की तरफ से यहाँ से सूरज की रोशनी आनी बंद हो जाती है। तो उससे क्या होता है, सूरज की रोशनी हमारे सोलर पैनल्स पे नहीं पड़ती। तो मेरे केस में क्या है, शेडिंग लॉस ज़्यादा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप सोलर पावर सिस्टम लगवा रहे हो तो शेडिंग लॉस का ध्यान रखना है कि कहीं से शेड तो नहीं आ रही। अब देखिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमने बहुत कोशिश की कि सोलर पैनल को एक ऑप्टिमम हाइट दें ताकि इसमें मैक्सिमम सूरज की रोशनी आ सके। तो अगर ये शेडिंग लॉस नहीं होता तो मेरी सेविंग्स और बढ़ जाती। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब देखते हैं और क्या लर्निंग है मेरी जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, अब ये है सोलर इन्वर्टर पॉलीकैब का। ये हमारा 3 फेज़ इन्वर्टर है, क्योंकि इसलिए हमारी जो कॉस्ट थी वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ी, 3,30,000 के आसपास। अगर सिंगल फेज़ होता तो 3,20,000 के आसपास कॉस्ट पड़ती है हमारे सिस्टम की। अभी जो इन्वर्टर है ये हाईली एफिशिएंट होना चाहिए। हाईली एफिशिएंट मतलब कि इन्वर्टर इन एफिशिएंसी लॉस कम होना चाहिए। ये हमारा इन्वर्टर 97% एफिशिएंट है, मतलब बहुत बढ़िया है। तो इन एफिशिएंसी लॉस 3% हुआ। तो अगर आप सोलर इन्वर्टर लगाएं तो हाईली एफिशिएंट लगाएं ताकि लॉसेज आपके कम हो जाए। सोलर इन्वर्टर क्या करता है, सूरज की रोशनी को लेता है। ये देखिए जो तार है ये सोलर पैनल से कनेक्टेड है, यहाँ से ऊपर से आ रही है। तो ये डीसी करंट जैसे आ रहा है ये इन्वर्टर में इस तरीके से जा रहा है और इन्वर्टर इस डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो जितना एफिशिएंट होगा उतने ज़्यादा आपको एसी करंट मिलने वाला है और आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बढ़िया से रन करेंगे। तो आपका इन्वर्टर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का होना चाहिए। ये आप देखो, अभी आज की डेट अभी कितना बना रहा है ये। ओके, अभी जो इलेक्ट्रिसिटी है अभी नहीं है। देखिए, आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी गई हुई है, नो ग्रिड। तो इस केस में ग्रिड टाइड में क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, मेन सप्लाई नहीं आ रही, तो आपका सोलर पावर सिस्टम काम नहीं करेगा। काम इसलिए नहीं करेगा कि ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि अगर लाइन मैन जो है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, लाइन मैन तारों में जाके मान लिया वो रिपेयर कर रहे हैं और यहाँ से आपका सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, तो उसको शॉक लगने के चांसेस हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, ये इन्वर्टर ऑटो कट हो जाते हैं जब ग्रिड सप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो आपको इन्वर्टर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लेना है। और तीसरी चीज़ जो लर्निंग मेरी ये है कि ये जो है ये स्ट्रक्चर आपका मजबूत होना चाहिए। इट हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये आप देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ये हमने इसको अच्छे से फाउंडेशन दी है। ये आप देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये मजबूत होना चाहिए, जिस पे सोलर पैनल्स टिके हुए हैं। अगर ये मजबूत नहीं होगा तो सोलर पैनल्स के गिरने के, उड़ने के चांसेस होंगे आंधी तूफान की वजह से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके जो स्ट्रक्चर है इट हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड, टू अच्छे से सोलर पैनल्स को वो पकड़ के रख सके। फाइन। और आपका जो इंस्टॉलर है वो एफिशिएंट, बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके रिव्यूज़ अच्छे होने चाहिए। और एक चीज़ आप देखोगे, जो वायरिंग है एक सोलर पैनल से दूसरे सोलर पैनल को जो कनेक्ट कर रहा है, ये देखो ये वायरिंग है। MC4 कनेक्टर्स हैं, जंक्शन बॉक्सेस हैं। ये जो वायरिंग है ये आप देख रहे हो, ये तो ना तो ज़्यादा लंबी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, ऑप्टिमम लेंथ की होनी चाहिए। अगर इन्वर्टर या आपका इन्वर्टर और सोलर पैनल के बीच में दूरी ज़्यादा है तो उसे कनेक्ट करने के लिए तार लंबी होगी, और तार लंबी होने की वजह से क्या होगा, आपकी हीटिंग लॉस बढ़ जाएंगे। आपका इसका मतलब सिस्टम कम आउटपुट देगा।
और ज़्यादा पास भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर एक इक्विपमेंट की अपनी हीटिंग होती है। तो हर एक इक्विपमेंट हीट होकर अपनी हीट जनरेट करता है जब काम करता है। तो पास होने से क्या हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, उनकी अपनी हीट होती है, तो ओवरऑल जो सिस्टम है थोड़ा गर्म हो जाएगा, तो फिर उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। तो इसलिए ऑप्टिमम दूरी होनी चाहिए कंपोनेंट्स के बीच में, सोलर पैनल इन्वर्टर के बीच में ऑप्टिमम दूरी होनी चाहिए। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। ये जो लर्निंग्स हैं ये आपको दिमाग में रखनी है। पहली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट लेने हैं, सोलर पैनल्स, सोलर इन्वर्टर, और वायरिंग जो है वो राइट साइज़ की होनी चाहिए और लंबी ऑप्टिमम लेंथ की होनी चाहिए। अगर पतली वायर लोगे ना आप तो वो जल्दी जल जाएगी कॉस्ट सेव करने के चक्कर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए देखो कि राइट गैप होना चाहिए सोलर पैनल्स के बीच में, ये जो गैप है ये राइट गैप होना चाहिए। ये देखो मैं आपको यहाँ देखो शेडो से दिखाता हूँ आपको, ये राइट गैप होना चाहिए। देखो जहाँ पे शेडो बीच में दिख रहा है आपको, रोशनी आ रही है, गैप है, तो राइट गैप होना चाहिए सोलर पैनल्स के बीच में, ताकि उनकी ऑटोमेटिकली कूलिंग होती रहे। फाइन। और राइट कंपोनेंट्स होने चाहिए, ACDB बॉक्स, DCDB बॉक्स, ये राइट स्ट्रक्चर होना चाहिए। और सबसे और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए सोलर पैनल्स को टिल्ट राइट देना चाहिए। ये आप देखेंगे ध्यान से, जो सोलर पैनल है ये क्या है, फ्लैट नहीं है, कुछ एंगल दिया हुआ है। ये एक राइट एंगल, प्रॉपर एंगल, ऑप्टिमम एंगल होना चाहिए। मतलब कि जहाँ जो आपकी लोकेशन है उसके हिसाब से, लैटिट्यूड जो है उसके हिसाब से एंगल देना चाहिए, तभी आपका सोलर पैनल सही ढंग से मैक्सिमम सनलाइट एब्जॉर्ब कर पाएगा और आपके अच्छी आउटपुट मिल पाएगी और आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी। तो ये मेरी लर्निंग्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो नया बायर है उसके लिए फ़ायदेमंद होगी, ये अगर देखेंगे बहुत ज़रूरी है ये लर्निंग्स शेयर करना, ताकि नए बायर्स को फ़ायदा मिल सके। तो अगर मुझसे पूछा जाए फाइनली कि क्या वर्थ है लगाना, तो मैं बोलूँगा येस, इट इज़ वर्थ टू इंस्टॉल सोलर पावर सिस्टम इन 2025, क्योंकि एक तो आपको सब्सिडी का बेनिफिट है और दूसरी इलेक्ट्रिसिटी रेट ऑब्वियसली बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो आपका जो सोलर पावर सिस्टम है वो आपको सेविंग्स आपकी बढ़ती जाएंगी ईयर ऑन ईयर। और अगर आज की डेट में देखें तो मेरा सोलर पावर सिस्टम बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, एफिशिएंटली काम कर रहा है। तो क्या दोस्तों आप भी सोलर लगवाना चाहते हो, लेकिन उससे पहले ये पता लगाओ कि आप कितना पैसा सेव कर सकते हो अपनी एनर्जी नीड्स के हिसाब से, जो सिस्टम साइज लगेगा। ये आपके सामने सोलर स्नैप है, बहुत बढ़िया बढ़िया टूल है जिसको आप यूज करो और पता लगाओ कि आप कितना सेव कर सकते हो मंथली बेसिस पर। फाइन। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट सेलेक्ट योर कंट्री। जैसे हम अपने केस में, इसमें अलग अलग कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका, जॉर्डन, यूएई, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस, कजाकिस्तान। हमें अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, जैसे हम इंडिया सेलेक्ट करते हैं। एंड अब सेलेक्ट करनी है हमें अपनी स्टेट। आप चंडीगढ़ में तो चंडीगढ़ सेलेक्ट कीजिए। देखिए आप चंडीगढ़ के सेलेक्ट करेंगे तो मंथली पीएसएच आ जाएगी, एवरेज पीएसएच आपको पता लग जाएगी। उसी तरह इफ यू लिव इन कोई दूसरी स्टेट की बात करें, अगर हम बात करें, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आप महाराष्ट्र सेलेक्ट कीजिए, वहाँ की एवरेज पीएसएच आ जाएगी। फाइन। तो इसी तरीके से आप अपनी कंट्री और स्टेट इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम सेलेक्ट करते हैं जहां पे हम रहते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारी एवरेज पीएसएच आ गई 5.35, मतलब एवरेज डेली पीएसएच पीक्स एंड आवर्स 5.35। आप देख सकते हो जनवरी के महीने में 3.93 है, फरवरी में 5.01, मार्च में 6.33, अप्रैल में सबसे ज्यादा है। तो मंथली बेसिस पे भी हमें पता लग जाएगा कि मंथली बेसिस पे कितनी पीएसएच है। अप्रैल में सबसे ज्यादा है, जबकि जनवरी में कम है, दिसंबर सबसे कम है, दिसंबर में भी कम है। तो इस तरीके से यू कैन चेक आउट कि मेरे रीजन में पीक्स एंड आवर्स कितने हैं मंथली बेसिस पे भी। अब पता करते हैं कि मेरी एनर्जी नीड के हिसाब से कितना सिस्टम साइज रहेगा और मेरे को कितनी सेविंग्स करके देगा। तो आप यहाँ पे जाएंगे, इस टैब पे क्लिक करिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको योर कंट्री इज इंडिया, योर करेंसी इज INR, दैट इज इंडियन रुपीज। आपको एवरेज मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है आपका, मान लिया जो एवरेज इलेक्ट्रिसिटी बिल है, लेट्स से 5,000 रुपये आपका महीने का आता है एवरेज, जो पूरे 12 महीने का एवरेज है। मई जून में ज़्यादा आएगा क्योंकि ज़्यादा गर्मी होती है। जो अच्छे मौसम है, सुहाने मौसम है, अक्टूबर नवंबर या नवंबर के आसपास, फरवरी मार्च, यहाँ पे बिजली का बिल कम आएगा। लेकिन एवरेज की बात करो, एवरेज मंथली बिल लेट्स से आपका आता है 5,000 रुपये, तो कुछ इस तरीके से। तो आपने 5,000 एंटर कर दिया। उसके बाद एवरेज पर यूनिट ग्रिड रेट क्या है आपके एरिया में। अगर आपके एरिया में 7 रुपए तो आप 7 रुपए पर यूनिट डालिए, 8 रुपए तो 8 रुपए डालिए, जो भी आपका ग्रिड रेट है पर यूनिट उसके हिसाब से डालिए। तो इसमें हम 8 रुपए डालते हैं, लेट्स से 8 रुपए है हमारा ग्रिड रेट। और उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि मुझे सिस्टम साइज कितना चाहिए होगा। अगर मुझे अपना ये 5,000 रुपये का बिल कम करना है तो मुझे 5 किलोवाट का सिस्टम
लगाना पड़ेगा ग्रिड टाई सिस्टम। मेरी एनुअल सेविंग हो गई 60,000 और ये मंथली सेविंग भी आप देख सकते हो हर महीने कितनी सेविंग होगी। जनवरी के महीने में जो मेरी सेविंग्स है, ये देखिए जनवरी में हमारी सेविंग्स है 3,797 रुपये और उसी तरह फरवरी में 4,372। आप देख सकते हैं जैसे सनलाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी, जैसे मई में सनलाइट इंटेंसिटी अच्छी होती है, अप्रैल में अच्छी होती है, तो वहां पे आपकी सेविंग्स बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो आप कितना सेव कर सकते हो और आपको कितने सिस्टम साइज की जरूरत है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, ये टूल को डाउनलोड करो, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, और पता लगाओ कि भाई आपके एनर्जी नीड के हिसाब से आप कितना पैसा बचा सकते हो और क्या सिस्टम साइज आपके लिए ऑप्टिमम रहेगा। और साथ में अगर आप और भी डीप में चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो मेरा कोर्स है, दैट इज सोलर कोर्स फ्रॉम बेसिक्स टू प्रॉफिट्स, मतलब कि बेसिक से सारी चीज़ें सिखाएगा आपको कि किस तरीके सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है। हर एक कंपोनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी और लाइव रिकॉर्डेड आपको इंस्टॉलेशन दिखाई जाएगी और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी किस तरीके से कैलकुलेट करती है, सारी चीज़ें बताई जाएगी और आपको सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट इसमें मिलेगी, दैट इज यू कैन डाउनलोड और सारा सिस्टम डिजाइनिंग और उसको साइज कर सकते हो, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी निकाल सकते हो। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए दोबारा मिलते हैं। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, अमंग योर फ्रेंड्स, और उनको भी सोलर के बारे में जागरूक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।